स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें से इस पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये सारा टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मेजरमेंट क्या होता है, फिर यूनिट्स क्या होता है, फिर आखिर ये मेजरमेंट का जरूरत क्यों है, नीड ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, चॉइस ऑफ यूनिट, यूनिट को डिसाइड कैसे करेंगे कि आखिर कौन सा यूनिट यूज करना है, किस चीज के लिए ये करना है वो। फिर है हमारा यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों के यूनिट्स को डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा इस चैप्टर से वो इसी का कन्वर्जन आएगा, लोअर से हायर, हायर से लोअर में। तो पूरा चैप्टर में मेजरमेंट के टॉपिक में यही 3 यूनिट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, measurement is a process of comparison of the given physical quantity of the given physical quantity with the known standard quantity of the nature of the same nature। तो ये है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज हो सकता है, वो बेडशीट हो सकता है, ठीक है, ट्रैक हो सकता है, तुम्हारे घर से मेरे घर तक का डिस्टेंस हो सकता है। ये सब कुछ क्या है? ये सब चीज को मेजर करना है कि आखिर कितना दूरी है, मार्कर का कितना वेट है, इस बोर्ड का क्या एरिया है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? हमको एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तभी तो हम लोग मेजर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि आखिर भाई इसके कंपैरिजन में ये कितना है, कैसा है। और इसका एक चीज और ध्यान देना है कि जो कंपैरिजन का चीज होना चाहिए, दे शुड बी ऑफ सेम नेचर, ठीक है। अब जैसे किसी चीज का हमको वजन नापना है, मास निकालना है, मान लो फॉर एग्जांपल इस मार्कर का हमको वेट नापना है, तो हमको इसको किसके साथ कंपेयर करना होगा? जिसका वेट हम लोग लेकर के रखे हुए हो, एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी का जिसका वेट हो। जैसे दुकान में जाओगे तो बटकरा रखता है सभी लोग, तो वो बटकरा क्या है? वो मास निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, खास करके इंडिया में तो है ही। उसको डे टू डे में लोग यूज करता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया, तो डिजिटल हो गया, नहीं तो पहले देखिएगा सभी के पास बटकरा होता है। आज भी छोटे छोटे जो रोड पे बेचता है सामान, वो लोग बटकरा ही रखता है। तो ये क्या था? ये जो बटकरा है ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये फिक्स्ड है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और ये क्या है? सेम उसी चीज का, उसी नेचर का है। इसका भी वेट निकालना है, और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग लिए, ये क्या है? ये इसका मास हम लोगों को पता है, तो सेम नेचर है। अब इसके जगह पे हमको इसका मास निकालना है, और हम यहाँ पे मीटर टेप लिए हुए हैं, तो इसका मास निकलेगा क्या? हमको चाहिए मास, और हम लेकर के बैठे हैं टेप से नापेंगे भाई कितना। टेप से क्या नाप सकते हैं? लेंथ नाप सकते हैं। तो यहाँ सेम नेचर का मतलब वो है कि भाई अगर वेट नापना हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसा लेना होगा? वेट के लिए, मास के लिए, मास वाला लेना होगा। अगर लेंथ नापना है तो स्टैंडर्ड यूनिट जो भी डिवाइस लेंगे वो कैसा होना चाहिए? जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो उसी नेचर का होना चाहिए। मतलब लेंथ नापना है तो लेंथ का ही होना चाहिए। अब हमको अगर टाइम देखना है तो भाई वॉच का ही यूज करेंगे, स्टॉप वॉच का यूज करेंगे, या नॉर्मल वॉच का यूज करेंगे, डिजिटल वॉच का यूज कर सकते हैं। तो यहां सेम नेचर का ये मतलब है। फिर इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है यूनिट। सो यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is used to measure the magnitude of other quantities of same nature, ठीक है। तो अब यूनिट कहां पे क्या मेजर के पहले विच इज यूज्ड
to measure. अच्छा, which is used to measure the magnitude of other quantities of same nature. ठीक है, उसी तरीके से जैसे मास है, तो मास को हम लोग केजी में ही मेजर कर सकते हैं। हम लोग कभी बोल सकते हैं क्या कि जाकर के 1 लीटर चीनी ले आओ, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। तो उसका नेचर वैसा ही होना चाहिए यूनिट्स का भी, कि और ये क्या हो जाए, फिक्स होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर की बात कर रहे होते हैं। और जैसे आप लोग लिखते हैं 1 kg, तो ये केजी क्या है, केजी क्या है, केजी ही यूनिट है ना। और ये यूनिट ऑफ क्या है, यूनिट ऑफ मास। तो एक ये फिजिकल, ये जो 1 kg है, इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से। तो यहां पे 1 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, ये यूनिट है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है। इसी वजह से कम जब हम लोग इसी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूलेट में ही कभी हम लोग क्या करते हैं, केजी से ग्राम में चले जाते हैं या मिलीग्राम में चले जाते हैं कन्वर्जन करते वक्त। तो ये याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। नेक्स्ट है नीड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग मेजर तो करना सीख रहे हैं, मेजर का मतलब मेजरमेंट भी समझ गए, मगर भाई सवाल किसी भी चीज का, भाई जरूरत क्यों है, साइंस का मतलब साइंस में आपको पूछना ही पड़ेगा, वाई, क्यों, आखिर क्या जरूरत है मेजरमेंट का। तो इससे एक सिंपल सा अगर समझे आप, जैसे अभी आपके घर से आपके जो भी नेबर है वो आए, बोले कि ना हमको चाय बनाना है घर पे, आपकी मम्मी से 1 कटोरी चाय चीनी लेकर के चले गए। ठीक, अब तुम्हारी मम्मी दिलदार एकदम, भाई पड़ोसी का बात है, वो बड़ा कटोरी में 1 कटोरी चीनी भर करके दे दी। 1 हफ्ता के बाद सामने वाले का राशन आया, अब वो आई लौटाने, वो कंजूस, वो छोटा कटोरी में 1 कटोरी चीनी पूरा चीनी भर दी, भरी वो पूरा नहीं, पूरा कटोरी भर कर ही दी, मगर कटोरी का जो साइज था वो क्या था, वो छोटा था, और वो रिटर्न करती तुम्हारी मम्मी को। तुम्हारी मम्मी बोली कि ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, रख लेते हैं। अब ऐसा वो 1 बार की, मम्मी भी दयावान तुम्हारी, बोली कि ठीक है जाने तो क्या ही दिक्कत है। अब वो हर महीने ऐसा ही करे, तब तो दिक्कत आएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा। अब 1 बार कोई भी मदद करे चलो ठीक है, हर दिन का ये सब थोड़ी बना सकता है कोई सिचुएशन। तो उसमें क्या है, अब मम्मी दे रही है आधा किलो और मिल रहा है 100 ग्राम, मगर दोनों तो बोलेगा कि हम तो 1 कटोरी चीनी दिए थे। तो यहाँ पे यही कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ही मेजरमेंट का होना जरूरी है। तो इसके लिए पॉइंट्स याद कर लो, 5 पॉइंट है, सिंपली उस पॉइंट्स को लिख लेना एग्जाम्पल में, मार्क्स मिल जाएगा। पहला पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मींस जितना दिए थे उतना ही मिलना चाहिए था चीनी। जैसे इस केस में कटोरी अगर सेम होता तो चीनी भी सेम आता, तो यूनिफॉर्मिटी भी होता। फिर उसके बाद क्या होता है, मम्मी से हमारी पड़ोसी, कभी भी पड़ोसी वाली आंटी जितनी बार चीनी लेने आती, मम्मी खुशी खुशी देती, कंसिस्टेंसी बना रहता। दूसरा, क्लियर कम्युनिकेशन। अब अगर यूनिट ही नहीं पता है, यहां तो भाई चलो चीनी का बात था, अब मान लो दुकान में तुम सोना खरीदने जा रहे हो, सोना चांदी हीरा मोती बहुत कुछ है जो महंगा महंगा है, गाड़ी में तेल ही भरवाना है, तेल महंगा है इतना। तो वहां पे भाई अगर हमको यही नहीं पता होगा कि भाई हम सामने वाले को 1 लीटर बोले हैं, कि हम बोल रहे हैं 1 लीटर देने, अब वो पता चला उसमें वो 100 ml डाल दिया खाली, हम तो पैसा 1 लीटर का दे दिए। तो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए भी हमको मेजरमेंट का जरूरत है। अब हमको 1 लीटर का मतलब पता है कि हाँ 1 बोतल भर के तेल मिलेगा, सामने वाला को पता ही नहीं है 1 लीटर का मतलब, तो वो हमको तेल कैसे देगा फिर। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि भाई 2 लोगों के बीच में बातचीत क्लियरली हो सके, तो उसके लिए भी मेजरमेंट का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है एक्यूरेसी एंड कंपैरिजन।
अब जैसे अभी देखो, अभी बहुत लोगों का अगल बगल में देखो घर बन रहा है। अब अगर वहां पे एक्यूरेसी का मेंटेन नहीं किया जाएगा तो घर बन पाएगा? पानी अगर ज्यादा पड़ गया सीमेंट में तो वो तो सॉलिडिफाई होगा ही नहीं, दीवार कभी खड़ा ही नहीं होगा, पिलर कभी बनेगा ही नहीं। तो वहां पे एक्यूरेसी चाहिए, कंपैरिजन चाहिए। और ये एक्यूरेसी आएगा कैसे? जब तक कि हम लोगों को मेजरमेंट नहीं पता होगा, कैसे एक्यूरेसी लाएंगे? अब घर में मम्मी बनाती है खाना तो उसमें तो मम्मी एक अंदाजा लगा लेती है, चलो इतना नमक डालना है, इतना में हो जाएगा काम। मगर जब यही चीज लार्ज क्वांटिटी में बनता है कोई भी चीज, तो वहां पे भी मम्मी क्या करती है, डेली ही एक चम्मच रखी हुई है कि हाँ भाई 5 लोगों का खाना बनता है मेरे घर पे, 1 चम्मच डाल देना है। तो मम्मी कंपेयर करके रखी हुई है, एक्यूरेसी के साथ भाई बनाती है खाना। ऐसी थोड़ी है कि आज मन किया, नहीं आज ना 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच डाल देते, लाओ। ऐसा करती है क्या? कभी नहीं करती है। हमेशा एक ही जैसा ही खाना बनता है, हैबिट हो गया है। तो वो भाई अपना एक्सपीरियंस गेन कर लिए तो उनसे गलती नहीं होता है। मगर हम लोग जब भी ये देखना रेसिपी का, जब भी कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी कुक होता है वो बताता है कि 1 चम्मच डालना है, 50 ग्राम डालना है, 10 ग्राम डालना है, मेजर करता है। क्यों? क्योंकि इससे टेस्ट बनेगा खाने का। उसी तरीके से घर बनाते वक्त भी सीमेंट, कितना सीमेंट चाहिए, कितना बालू चाहिए, मिक्सचर जो है वो अगर ऊपर नीचे हो गया तो घर का जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाएगा। इंजीनियर्स को यही पढ़ाया जाता है कि भाई कितने रेशियो में यूज करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट नहीं होगा तो एक्यूरेसी कैसे आएगा? फिर चौथा है साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब मेजरमेंट का इस्तेमाल साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करना हो या किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हैं या कोई डिफेंस सिस्टम बना रहे हो, तो वहां पे अगर मेजरमेंट ही नहीं रहेगा तो पता चला हमको एक बम बनाना था जिसमें कि भाई 5 लोग मर जाए, फॉर केस। ठीक है, हमको ऐसा डिवाइस बनाना था कि भाई जैसे हैंड ग्रेनेड है। अब उसमें अब हर एक हैंड ग्रेनेड में क्या होगा, जो भी केमिकल्स यूज होगा वो एक फिक्स्ड रेशियो में है, तो उसके लिए भी मेजरमेंट चाहिए। पता चला कि हम ऐसा मिसाइल बना दिए, हमको उसको 200 किलोमीटर के बाद जाकर के उसको छोड़ना था, फटना चाहिए था, वो पता चला 20 किलोमीटर के बाद ही फट गया। तो वहां पे भी ये क्या है? साइंटिफिक कैलकुलेशन है। अब जैसे ऑर्बिट्स में कंटिन्यूअसली घूम रहा होता है सैटेलाइट्स, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भाई हमारे पास मेजरमेंट नाम का चीज है, यूनिट्स है, हम लोग उसको मेजर करके रखे हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलरली स्पीड से अगर ये घूमता रहेगा तो ये 6 साल 10 साल 15 साल तक इतने फ्यूल में ये घूमता ही रहेगा कंटिन्यूअसली। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशंस जो हो रहा है, स्पेस में हो रहा हो या फिर किसी लैब के अंदर हो रहा हो, ये सारा चीज क्या है? मेजरमेंट की मदद से ही हो रहा है। तो ये एक फाउंडेशन चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो फिर साइंस पढ़ने का मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, 10 अभी जैसे ही जाओगे तो मूल कंसेप्ट आएगा। केमिस्ट्री में भी फिर ये है, मैथ्स है। अगर मान लो सीनियर क्लासेस में साइंस ही ले लिए 11 12 में भी, तो वहां तो बायोलॉजी में भी मैथ्स है। तो मैथ्स ऐसा नहीं है कि या मेजरमेंट ऐसा चीज नहीं है कि मतलब वहां से फिजिक्स में आ गया कि भाई मान जोड़ घटाव करता है, हर सब्जेक्ट्स में है। हिस्ट्री में जाओगे वहां पे भी डेट्स है, मेजरमेंट मेजर करता है ना कि आज से 100 साल पहले ऐसा हुआ था, 200 साल पहले ऐसा हुआ था, तो ये कैसे हो रहा है? अब भाई 100 साल है, 100 ईयर्स, ये ईयर्स क्या है? ये यूनिट ऑफ टाइम है। फिर आता है अवॉइड कंपल्सन एंड एरर। सॉरी, अवॉइड कंफ्यूजन एंड एरर। अब नेक्स्ट है कंफ्यूजन और एरर। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनता है, जैसे ये फोन ही है, अब इस फोन में क्या है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ छोटे 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 नैनो पार्ट्स है, नैनो नहीं बोल सकते मगर बहुत माइक्रो पार्ट्स है। इसको अगर पूरी तरीके से जब खोला जाएगा ना, तो जितना बड़ा ये रूम है ना, हर जगह मतलब एक उतना एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। इतना पार्ट्स है इसके अंदर लगा हुआ है। ये सारा का सारा पार्ट्स क्या है? असेंबल्ड किया गया है। तो कैसे असेंबल होगा बिना एक्यूरेसी के? अगर हल्का सा भी एक भी पार्ट हल्का सा भी जीरो आगे पीछे हो गया तो वो क्या होगा? वो फिट ही नहीं हो पाएगा। बचपन में पजल देखे होगे, पजल से तो खेले होगे, तो पजल कैसे एक के पास दूसरा सेट हो जाता है? वो भी तो उसको उस तरीके से काटा गया है ना। तो वो कैसे काटा गया? ऐसे थोड़ी है कि मन के जैसे तैसे काट दिए।
उसमें भी तो भाई मेजरमेंट का जरूरत पड़ा, तो वहां पे भी एक्यूरेसी आया। तो एक्यूरेसी, और दूसरा चीज की एरर नहीं होना चाहिए। अभी एक्सपेरिमेंटेशन वाले पार्ट में हम लोग एरर वाला पार्ट को अच्छे से समझेंगे कि आखिर एरर क्या होता है। अब जैसे स्केल ले रहे हो, स्केल से लाइन बनाना है, लो स्केल दो तो एक, स्केल लिख दो जी। ये स्केल है। अब जैसे यहां पे जो नंबरिंग दिया गया है, ये पहला लाइन ये 0 को दर्शाता है ना, ये पहला लाइन 0 को दर्शाता है। तो अगर मान लो कोई लाइन ड्रॉ करते वक्त इस ये पहले लाइन से थोड़ा सा और आगे से अगर वो लाइन बनाना शुरू कर दिया और यहां पे आकर के वो 5 पे रुक गया, तो वो इंसान उसको क्या मानेगा, 5 सेंटीमीटर ही मानेगा, वो एग्जैक्टली उतना मेजर भी नहीं करेगा। मगर जब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, जब अच्छे तरीके से मतलब कैलकुलेशन करते हैं, एक छोटे बच्चे को देंगे 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाने, तो वो जो 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाएगा हो सकता है हल्का सा आगे पीछे हो, छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक भाई उसको 5 सेंटीमीटर को उसका डेसिमल्स पार्ट तक नहीं सिखाया गया। तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना थोड़ा सा, इसी को एरर कहते हैं। तो ये हर डिवाइस का होता है। एक्सपेरिमेंटेशन वाले में हम लोग पढ़ेंगे कि हर डिवाइस का एरर होता ही है, और उस एरर को हम जब हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू निकालना होता है, तो जो वैल्यूज हम लोग निकालते हैं मेजर करने के बाद, उसके बाद क्या करते हैं, उस एरर वाले वैल्यू को घटा देते हैं या फिर जोड़ते हैं। क्योंकि एरर, जैसे ये एरर भी दो तरीके का हो सकता है नेगेटिव में। अब हम मान लो लाइन यहां से स्टार्ट करना था, हम उसके आगे से कर दिए, या हो सकता है पहले से कर दे, मतलब 0.5 से कर दे, 0.05 से, तो ये एरर है। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए तो मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है क्यों हम लोगों को मेजरमेंट जरूरत है। नाउ चॉइस ऑफ यूनिट, ठीक है। अब आखिर यूनिट को चूज कैसे करें कि कौन सा यूनिट को कब यूज करना है। सब इसके लिए 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। पहला पॉइंट है, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। द यूनिट शुड बी ऑफ the unit should be reproducible. अजी तुम लोग को 11 बजे भी नींद ही आ रहा है। It should be possible to define the unit without ambiguity. Number 4, the value of the unit should not change with respect to space and time. ठीक है। तो यूनिट्स कैसा होना चाहिए, उसका चीज 4 क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। पहला, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। ठीक है, जैसे अब हमको इस मार्कर का लेंथ निकालना हो तो भाई हम उस यूनिट का यूज करें कि जिसमें भाई इसका मेजर किया जा सके। अब हम इस मार्कर का मीटर में लेंथ क्यों निकालेंगे, मीटर क्या है, लंबा चीज के लिए होता है, या किलोमीटर में इसका लेंथ क्यों ही निकालेंगे यूजलेसली।
तो हम इसका किस पे निकालेंगे, सेंटीमीटर में, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, है ना, सबसे आसान होगा समझने के लिए भी, और एक क्वांटिटी भी मतलब हम लोग को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अच्छा इतना होगा। दूसरा है द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होता है कि लाइक उसको रिप्रोड्यूस कर सके इन द सेंस अदर टाइम, जैसे हमको उसको बढ़ाना हो, उसको इंक्रीज करना हो या उसको डिक्रीज करना हो यूनिट को, तो वो चीज हम कर सके, ठीक है। अब जैसे अभी हम लेंथ का मीटर होता है, बट हमको क्या चाहिए था, हमको छोटे चीज का लेंथ निकालना था, तो हम क्या किए, उस यूनिट को रिप्रोड्यूस किए, मतलब उसको यहाँ पे वैल्यू, उसका जो वैल्यू को था उसको छोटा कर दिया, मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर, हम उसी चीज का यूज किए इसका लेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यूनिट का दूसरा प्रॉपर्टी उसको रिप्रोड्यूस होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ताकि वो छोटा अगर करना हो तो छोटा हो सके, बड़ा करना हो तो उसको बड़ा किया जा सके। तीसरा पॉइंट है इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट। अब किसी भी यूनिट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जब यूनिट ऑफ लेंथ और टाइम मास ये पढ़ेंगे तो उसके उसी के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट जो है हर एक चीज का, उसको डिफाइन करना भी सीखेंगे कि कैसे 1 मीटर कितना होता है, 1 सेकेंड कितना होता है, 1 आवर कितना होता है, ये सब कुछ हम लोग उसको वहां पे देखेंगे। 1 केजी कितना होता है। द वैल्यू ऑफ द यूनिट शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस एंड टाइम। अब जगह और समय के मुताबिक यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 1 ये 15 सेंटीमीटर हम कह रहे हैं, तो अब ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना, यहां से लेकर के यहां तक ये जो मार्किंग है ये 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो दुनिया का किसी भी कोने में चले जाएं, अगर हम उससे 15 सेंटीमीटर का अगर स्केल मांगेंगे या 15 सेंटीमीटर लंबा कोई भी चीज मांगेंगे, तो उसका साइज कितना होगा, बिल्कुल इस स्केल के बराबर होगा, इस यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना, 15 सेंटीमीटर से ये थोड़ा बड़ा है। टेक्निकली देखें तो 15 सेंटीमीटर का स्केल नहीं है, ये उससे बड़ा ही है, क्योंकि थोड़ा इधर भी एक्सटेंडेड है और इधर भी। तो अगर तुम मांगोगे तो कहीं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो स्पेस में चले जाओ या कभी भी या किसी भी समय चले जाओ, इसका वैल्यू 15 सेंटीमीटर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर जो उसका लेंथ रहेगा वो हर जगह सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि अब जैसे यूनिट है तो उसको डिफाइन करना होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोले 1 केजी जाकर के चीनी लेकर के आओ, तो दुकान वाले के पास जाओगे, वो क्या करेगा, बीम बैलेंस में एक तरफ 1 केजी का बटकरा रखेगा। तो अभी जो 1 केजी का जो ये बटकरा है, ये कैसे डिफाइन हुआ, ये कैसे मानेंगे कि ये 1 केजी है, क्योंकि उसके ऊपर 1 केजी लिखा हुआ, तो वो 1 केजी कहलाएगा क्या। वैसे तो भाई कोई भी इंसान कोई भी पत्थर या कोई भी लोहा का टुकड़ा लाएगा, उसके ऊपर 1 केजी छपवा देगा। तो यूनिवर्सली हम लोग क्या किए, इस चीज को डिफाइन किए, ठीक है। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर ये चीज फिक्स किए कि 1 केजी का मतलब ये फिक्स्ड वेट होगा। तो वो जो स्टैंडर्ड वेट जो है ना, फिर क्या किया गया, उसका रेप्लिका बनाया गया। रेप्लिका मतलब कॉपी बनाया गया, कॉपी बना करके फिर बाकी हर जगह रखा गया। हर जैसे इंडिया का भी जो मेजरमेंट डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, वहां पे इसको बना करके रखा गया। अब जिस भी कंपनी को जरूरत पड़ता है ये चीज के लिए, वो क्या करता है, जाता है इंडियन मेजरमेंट डिपार्टमेंट के पास, वहां से फिर उसका वो रेप्लिका बनवाता है और फिर वो फिर आगे चल करके उसको यूज करते रहता है, ठीक है। अभी डिफाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे पार्ट में वही चीज है, तो ये वहां पे क्लियर हो जाएगा, यूनिट ऑफ टाइम, लेंथ और ये मास में। अब यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या है, 2 तरीके का होता है। यूनिट्स क्या होता है ये तो पता चल गया है ना, पढ़ चुके हम लोग। यूनिट 2 तरीके का होता है। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, वो यूनिट्स जो किसी और यूनिट पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। सो अ यूनिट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, अ यूनिट दैट इज
independent of any other unit. Or which can neither be changed nor can be related to any other यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, वो किसी और यूनिट्स के साथ डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे हम लोग कभी बोल सकते हैं क्या 1 kg 10 घंटे के बराबर है? नहीं ना, 1 kg है तो वो अलग यूनिट है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, दिस इज अ यूनिट ऑफ मास। और ये जो आर है ये समय के लिए है, ये मास के लिए है, ये टाइम के लिए। तो ये दोनों ही क्या, ये दीज बोथ आर फंडामेंटल यूनिट्स। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है कभी भी, ना ही हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। को रिलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम लोग कभी भी 1 kg कितने घंटे के बराबर होता है ये नहीं निकाल सकते। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से बना हुआ हो उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। सो यूनिट्स which are dependent on fundamental units or which can be expressed into or in terms of फंडामेंटल यूनिट्स। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे एरिया, वॉल्यूम। अब एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकालते हैं। लेंथ का क्या होता है यूनिट? मीटर। ब्रेथ का क्या होगा यूनिट? ब्रेथ का मतलब भी क्या होगा, एक तरह से मेजरमेंट ही करना है ना उसका डिस्टेंस, तो वो भी मीटर ही होगा। तो लेंथ एरिया क्या हो जाता है इसका? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, दैट इज मीटर क्यूब। तो क्या हो रहा है, ये मीटर, अगर इस स्क्वायर को अभी कुछ देर के लिए हटा ले तो मीटर किसका है? यूनिट लेंथ का। और ये क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट है मीटर, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। ये डिराइव्ड है। एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है, दोनों ही लेंथ है। नाम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हो गया अलग अलग, वो तो अलग चीज है, मगर अगर उसको हमको लेंथ नहीं, उसका लंबाई ही नापते हैं ना दोनों में भी, क्योंकि उसका पोजीशन अलग है उस पर्टिकुलर शेप में, इसलिए उसका नाम ब्रेथ पड़ जाता है। वॉल्यूम में चले जाते हैं तो एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। नहीं तो अगर तीनों को अगर मेजर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? यूनिट ऑफ लेंथ का ही इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये डिराइव्ड यूनिट है। इसमें लिख लीजिए एग्जांपल के तौर पे मीटर, केजी, सेकेंड। ठीक है, हो गया। अब हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी तक टोटल 3 तरीके का सिस्टम बना है। कितने तरीके का बना है? 3 तरीके का बना है। सबसे पहला है सीजीएस यूनिट, दूसरा है एफपीएस यूनिट, और तीसरा है एमकेएस। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम है जो हम लोग अभी तक पढ़े, और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सीजीएस। नहीं,
एमकेएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो देखो, अब ये किसको क्या क्या दर्शाता है उस चीज पे ध्यान देना है। तो पहला वाला जो भी है, ये सी, ये सेंटीमीटर को दर्शाता है। ये जो जी है ये ग्राम को दर्शाता है, और ये एस जो है ये सेकेंड को, ये एफ जो है ये फुट को दर्शाता है, ये पी जो है पाउंड को दर्शाता है, और ये जो एस जो है सेकेंड को, ये एम जो है मीटर, ये के जो है किलोग्राम को दर्शाता है सेकेंड, और ये एस जो है सेकेंड्स को दर्शाता है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो 3 तरीके का है, मगर इन तीनों में कोई चीज कॉमन दिख रहा है नहीं, वो सेकेंड वो तो यूनिट के टर्म्स में दिख रहा है, और भी कुछ दिख रहा है कुछ कॉमन? सभी का सभी क्या है, सभी का फॉर्मेट क्या है? पहले लेंथ है, फिर मास है, फिर टाइम है। तो तीनों का ही सेम फॉर्मेट है, लेंथ, मास और टाइम। तो देखा जाए ना तो जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है ना, तो ये 3 मेजर है, इसके अलावा भी और भी है फंडामेंटल यूनिट्स, मगर जिसमें से हम लोग को इस टॉपिक में सिर्फ इन 3 के बारे में पढ़ना है। तो सीजीएस यूनिट में क्या है कि जो सी है वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो जी है वो ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, एस जो है सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एफपीएस में एफ जो है वो फुट को रिप्रेजेंट करता है, पी जो है पाउंड को रिप्रेजेंट करता है, एस जो है सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो एमकेएस सिस्टम है, इसको ये एम मीटर को रिप्रेजेंट करता है, के किलोग्राम को करता है, एस जो है सेकेंड को करता है। ये पुराना है, बहुत पुराना है। अब इस जो नया सिस्टम आया है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसा ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही ये होता है, ना ये होता है, ना ही ये होता है, क्योंकि ये क्या है, जगह जगह पे ये लोग, ये अलग जगह का कंसेप्ट है, ये अलग किसी दूसरे जगह का है, ये किसी तीसरे जगह का कंसेप्ट है। अब यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल, that is SI सिस्टम, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सिंपली SI सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म यही है, स्टैंडर्ड नहीं, सिस्टम इंटरनेशनली, और डी अपोस्ट्रोफी देकर के यूनिट्स डालना है, शॉर्ट फॉर्म इसको लिखते हैं SI सिस्टम। अब ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। So in 1960s, the General Conference of Weights and Measures recommended that in addition to the units of length, mass and time, the units of temperature, intensities, current and the amount of substances also be taken as a fundamental units. तो अभी इसके पहले, ये 1960 से पहले की बात है, ये वाला जो बात है ये कब है, बिफोर 1960s। 1960 से पहले इसी कंसेप्ट का यूज होता था, हर जगह पे अलग अलग तरीके का। मगर 1960s में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस बैठा गया, इन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर रिकमेंडेड। यहां पे इस जनरल कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि भाई अभी तक हम लोग सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स है, मगर इससे ज्यादा भी और भी है। कौन कौन सा ऐड हुआ इसमें और भी ऐड किया गया। पहली बार टेम्परेचर, दूसरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तीसरा इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। इन सभी को भी ऐड किया गया, और इसके साथ 2 और है, एंगल और सॉलिड एंगल। तो टोटल यहां पे आपके पास हो जाता है 9 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सा है, तो 3 तो पहले से था, लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद टेम्परेचर को ऐड किया गया। ये कब का बात है, 1960s का बात है। 1960s में क्या हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का एक
मीटिंग अरेंज हुआ। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है समझ में आता है ना, कि भाई अलग अलग जगह बहुत बड़े बड़े लोग आए, वहां पे फिर एक मीटिंग किया गया, सब कुछ वहां पे बातचीत होता है पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 7 amount of substance, number 8 angle, number 9 solid angle। तो पहले से ये फंडामेंटल यूनिट्स था। इसके बाद 1960s में क्या है, ये 6 और ऐड हुआ है। तो इसके एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि इसका क्वांटिटी, ये सारा नाम लिखे हम, मगर इसका यूनिट और इसका सिंबल ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये टेबल को बना लेना है अभी जो हम बनाने वाले हैं। तो ये टोटल 9 क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसका ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स में ये आएगा। तो सबसे पहला है लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर, सिंबल है स्मॉल m। तो मीटर को कभी भी कर्सिव में मत लिखना, ये गलती कभी मत करना। स्कूल में हो सकता है कि टीचर मार्क्स दे दे, मगर बोर्ड्स में नहीं मिलेगा, इसलिए अभी हम उसको करेक्ट किए जो गलती हुआ था हमसे। मास का यूनिट है किलोग्राम, और इसका सिंबल है स्मॉल k स्मॉल g। टाइम का यूनिट है सेकेंड, स्मॉल s। टेम्परेचर का केल्विन है, कैपिटल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, स्मॉल c स्मॉल d। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, दैट इज कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है यूनिट, और इसका जो सिंबल है MOL है। यहां एस्टेरिक साइन नहीं होगा, MOL इसको सिंबल है, सिर्फ यहां से E हट जाएगा। एंगल रेडियन में मेजर करते हैं, रैड RAD सब स्मॉल। सॉलिड एंगल में स्ट्रेडियन है, SR सब स्मॉल। तो एक चीज याद रखना, जितना भी सिंबल, जितना भी यूनिट्स का सिंबल होता है ना, वो सब का सब स्मॉल लेटर में ही होता है कि नहीं। मगर अब तुम बोलोगे भैया अभी आप बोल रहे हैं स्मॉल लेटर में होता है, यहाँ केल्विन और एम्पियर को आप लिखे हैं कैपिटल में। तो यहाँ इसके पीछे का भी एक रीजन है, और रीजन ये है कि ये जो केल्विन है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम से लिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे इसको K को कैपिटल लिखे हैं। वैसे ही ये जो एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट का जो एम्पियर है A, वो भी साइंटिस्ट का नेम पे ही रखा गया है, और बस सिर्फ यही कारण है कि ये सारा का सारा यूनिट, ये 2 यूनिट कैपिटल लेटर में है। नहीं तो जितना भी यूनिट उठा करके देख लो, अभी तक जितना भी तुम लोग पढ़े होगे, सबका सब देखे होगे स्मॉल में ही लिखते हैं, कैपिटल में किसी को भी नहीं लिखते हैं। तो मैथ्स में हो सकता है कि टीचर कंसीडर कर दे सेंटीमीटर मीटर, मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई टीचर ये कंसीडर नहीं करेगा। बोर्ड्स में तो कंसीडर नहीं होने वाला है। आपको या स्मॉल m है तो स्मॉल m ही लिखना है, कर्सिव में, कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ये जो यूनिट्स है ना, इनका वैल्यूज के आगे प्रीफिक्स लगता है, जिसकी मदद से हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग चॉइस ऑफ यूनिट में देखे थे कि रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। तो ये सारे का सारा यूनिट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को बड़ा बना सकते हैं कुछ प्रीफिक्स को लगा करके, और चाहे तो इसको वैल्यूज को छोटा भी कर सकते हैं। तो ये 2 प्रीफिक्सेस हम लोग वो पढ़ेंगे, पहला वो जो इस बिग मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है, और दूसरा वो जो स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 तरीके का आपको प्रीफिक्सेस होगा, पहला बिग मेजरमेंट्स के लिए और दूसरा स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए। तो बिग वाले के लिए सबसे पहले देखते हैं, पहला है डेका। डेका का सिंबल है हमारा DA, और इसका मतलब होता है 10 to the power 1। ठीक, डेका के बाद आता है हेक्टो, इसका सिंबल है H, और इसका वैल्यू होता है 10 to the power 2। फिर आता है किलो, इसका होता है K, और इसका वैल्यू है 10 to the power 3। फिर आता है मेगा, इसका वैल्यू है M कैपिटल M, और इसका वैल्यू होता है 10 to the power 4। फिर आता है गीगा, कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे, है ना,
मेगाबाइट, गीगाबाइट, वही समझ लो, इतने किलो के बाद वही स्टार्ट हो जाता है। इसका वैल्यू है 10⁵। गीगा के बाद क्या आता है? टेरा आता है ना? तो वही यहाँ पे भी टेरा ही आएगा, 10⁶। टेरा के बाद पेटा, इतना जल्दी भूल गया, एग्जाम खत्म होते था। इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁷ नहीं, 10⁶ के बाद मेगा का, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, मेगा का यहाँ पे 6, गीगा का 9, टेरा का 12, 3 बढ़ते जा रहा है। हाँ 3 बढ़ता जाएगा। पेटा का 15, पेटा के बाद बीटा, एक्सा, ई यहाँ पे हो जाएगा 10⁻18। एक्सा के बाद है जेटा, कैपिटल जेड 10⁻21, और जेटा के बाद होगा योटा, YOOTA, कैपिटल Y 10⁻24। ठीक है, तो ये 10 प्रीफिक्सेस है जिसका हम लोग यूज करते हैं बिगर मेजरमेंट्स के लिए। जैसे कि अगर मान लो हम लिखे मीटर, अगर हम यहां लिखे 1 मीटर, हमको चाहिए क्या? 1 मीटर से बड़ा चाहिए। कितना बड़ा चाहिए? हम चाहते हैं 1 डेकामीटर हो, DAM। तो यहां 10 है ना, बिगर यूनिट्स में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10⁻1 से। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻1, तो ये डेकामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर, सॉरी उल्टा हो गया। हम चाहते हैं 1 डेकामीटर निकालना, ठीक है? तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻1 मीटर। फिर अगर मान लो 1 किलोमीटर निकालना चाह रहे होंगे, 1 किलो का K, मीटर का M, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर इंटू किलो का क्या है? 10⁻3, तो यहाँ 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। फिर वैसे ही 1 पेटामीटर निकालना होगा, तो क्या करेंगे? 1 इंटू पेटा का क्या है? 10⁻15, तो इसको 10⁻15 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻15 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लार्जर डिस्टेंस के लिए है। अब जैसे अब किलो, हम लोग तो मेनली किलोमीटर ही यूज नहीं करते हैं, बेगा गीगा ये सब को तो यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है अभी के लिए। बट अगर 2 प्लैनेट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग इन सब का फिर यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जैसे यहां बिगर मेजरमेंट्स के लिए हम लोग ये सारा प्रीफिक्सेस ऐड किए हैं, वैसे ही स्मॉलर मेजरमेंट्स के लिए भी प्रीफिक्सेस है। तो जैसे यहां डेका था तो यहां डेसी होता है, यहां डेसी के बाद सेंटीमीटर, ठीक है? फिर इसके बाद मिली, फिर माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो एंड योटा। जैसे था यहां पे योक्टो होगा। सभी का यहां पे सिंबल फर्स्ट लेटर ले लेंगे, डी, सी, मिली का M। माइक्रो का सिर्फ यहां पे चेंज होता है, माइक्रो का इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, यू, कर्सिव में जैसे यू लिखते हो ना, उसी तरीके का सिंबल होता है उनका। फेम्टो का F, एटो का A, जेप्टो का Z, येप्टो का Y, सब स्मॉल में है। यहाँ पे देखो ये K के बाद ये सब कैपिटल था, यहाँ पे ये सारा का सारा ही स्मॉल है। ये P भी जो है ये स्मॉल में है, ठीक है? इसका भी वैल्यू उसी तरीके से चेंज होगा, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। फिर इसके बाद
10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12, 10 to the power -15, 10 to the power -18, 10 to the power -21 and 10 to the power -24। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों को यहां निकालना है 1 सेंटीमीटर का वैल्यू। तो 1 सेंटीमीटर है, मतलब मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अगर चाहिए सेंटीमीटर में कन्वर्जन, तो सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, अब इसको करेंगे। -2 का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 बार, तो 10 इंटू 10 दैट इज 1/100 मीटर, दैट इज 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर मीटर का 1 भाग होता है। अगर मीटर को छोटे छोटे 100 टुकड़ों में अगर बांटेंगे तो उसका जो 1 भाग होगा वो सेंटीमीटर के बराबर होगा। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर बिगर मेजरमेंट में जाना है तब भी मल्टीप्लाई ही करेंगे, मगर उस समय मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यूज को, और जब स्मॉलर वाले में जाना है तो इस वाले को यूज करेंगे। देखना है सिर्फ कि आखिर इसका आगे नाम क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन में दिया होता 1 स्मॉल f m, तो फिर इसका क्या वैल्यू होता है 1 इंटू फेम्टो का क्या होता है 10 टू द पावर -15, तो -15 से इसको मल्टीप्लाई करते, सो 1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, ये आंसर होता। अब 15 बार पीछे माइनस करते चले जाओ, लिखना होगा। अगर तुमको इसको अच्छे से लिखना ही चाह रहे हो तो लिख लो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मीटर। ठीक है, 15 बार का मतलब समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 15 बार भैया 0 लगा तो उसके बाद 1 करोड़ करोड़ हो जाएगा। जैसे 1 लाख करोड़ का सुने हो ना, तो वैसे ही 1 करोड़ करोड़, 1 करोड़ का करोड़। हाँ, मतलब अगर 1 मीटर की लंबा स्केल है उसका 1 करोड़ टुकड़ा करेंगे। ठीक है, कितना टुकड़ा करना होगा 1 करोड़ टुकड़ा करेंगे, फिर उसमें से जो 1 टुकड़ा बचा फिर से उसका 1 करोड़ टुकड़ा करेंगे, तब जाकर के 1 फेम्टोमीटर का लेंथ निकलेगा। इतना छोटा होता है। ठीक है।